गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाइन्थ हिंदी स्टैंडर्ड चैप्टर 14। आज हम 14 चैप्टर के बारे में समझने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है युग और मैं। युग और मैं, यहाँ पे कवि नरेंद्र शर्मा जी ने टाइटल ही ऐसा रखा है कि अपने आप को सेकंड स्पेस पे रखा गया है, यानी कि मुख्य कौन, इम्पोर्टेंस किसका बताया है, युग का। युग और मैं, जैसे एक काव्य पहले भी था कि हिंदी साहित्य में है कि चूहा और मैं और चूहा, ऐसा नहीं। जब पहले की बात आती है तो इम्पोर्टेंस उसका ज़्यादा होता है, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पे युग और मैं टाइटल को देखकर हमें ऐसा लगता है कि कवि और युग दोनों की यहाँ पे बात हुई है, और कवि दोनों में कंपेयर करना चाहते हैं कि युग और मुझ में क्या तफावत है, क्या समानताएं हैं, कौन सी समस्याएं हैं, कौन से विकल्प है, शक्तियाँ कौन सी है। तो ये सारी समानताएं, विशिष्टताएं, लाक्षणिकताएं कवि अपने और युग के साथ तुलना करके हमारे सामने एक काव्य को प्रकट किया है। युग की वास्तविकता भी और कवि की वास्तविकता भी हमें दिखाई देती है। तो ये सारी बातें कवि ने इस काव्य में हमें बताई है, काव्य की समझ के साथ। डिटेल में हम उसे समझेंगे। कवि नरेंद्र शर्मा, कविता, उसका प्रकार। कवि नरेंद्र शर्मा जहांगीरपुर बुलंदशहर प्रयाग शिक्षा विश्वविद्यालय में तक होती, आकाशवाणी में विविध भारती कार्यक्रम में के प्रधान रूप में सक्रिय रहे। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह, सुमित्रानंदन पंत भी हिंदी साहित्य के एक जाने माने साहित्यकार है, कवि है। जैसे हिंदी साहित्य में 4 कवि मुख्य माने जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर जी, महादेवी वर्मा। ऐसे जो फेमस साहित्यकार हैं उसमें से एक ये नरेंद्र शर्मा भी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे हैं, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में उन्होंने काम किया है। अरविंदवादी दार्शनिक महर्षि अरविंद के विचारधारा पे वो काम करते हैं, और उसी के आधार पर कवि ने अपने जीवन की दार्शनिकताओं को, अनुभव को हमारे सामने रखा है। उनके संकलनों में जो कविताएं हैं वो है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्नि शस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है कि कड़वी मीठी बातें। बातें 2 तरह की होती है यहाँ पे, कड़वी और मीठी। हमारे जीवन में भी सभी जो परिस्थितियाँ होती है वो दोनों प्रकार की होती है, कड़वी परिस्थिति और मीठी परिस्थिति। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित हुई है। तत्कालीन समय की वेदना, हमें ये वाक्य को सबसे पहले याद रखना है। तत्कालीन समय की वेदना, तत्कालीन यानी उस समय कवि ने जो सहन किया, कवि को जो वेदना हुई, उसका प्रतिबिंब, उसका पूरा जीवन दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। युग और मैं कविता में देश के जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, देश में युद्ध के कारण मानवता खत्म हो गई है, दया भावना कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है, तब का वर्णन कवि ने किया है। यानी कवि के जन्म के साथ हमें ये समझ में आता है कि 1913 से जन्म हुआ तब
जाके उसके साथ 2 विश्व युद्ध भी हुए, तो ये 2 विश्व युद्ध का परिचय भी कवि को है। तो ये सारी परिस्थिति कवि को एक काव्य लिखने के लिए तैयार करती है। बस्तियाँ उजड़ने लगी, कई बस्तियाँ तहस नहस हो गई, मानवता जख्मी हुई, यानी कि मानवता खत्म होती जा रही है, ऐसा कवि को लगता है। इसकी कवि को असह्य पीड़ा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य के अंदर जो मनुष्यत्व है वो टिका रहे, तभी वो मानव कहने के योग्य वो कहलाएगा। सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है, यानी कि कवि ने जो पीड़ा सहन की है वो सारी दुनिया की पीड़ा को देखने के बाद कवि को ऐसा लगता है कि मेरी पीड़ा तो कुछ भी नहीं है, यानी कि संसार में कई और ज़्यादा पीड़ाएँ ये लोग सहन कर रहे हैं। तो यानी कि दुखी लोग ज़्यादा है यहाँ पे ये बताया गया है, और नगण्य यानी कि जिसकी गिनती कुछ भी नहीं है, ऐसे सामान्य लगती है। और मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भगवान, हे परमात्मा, तूने मुझे हाथ, मस्तिष्क और हृदय, ये 3 वस्तुएं दे दी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि ये 3 हमारे लिए इनफ है। इनफ इसलिए है कि इन तीनों के माध्यम से हम हमारे जीवन का ध्येय या सब कुछ अच्छी तरह से कर सकते हैं। नाम हम अपना अच्छी तरह से कमा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कुछ तरक्की कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी हमें तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि परमात्मा ने हमें ये हाथ धरती को स्वर्ग बनाने के लिए दिए हैं, पर अपने में दैवत्व पैदा करने का काम, मनुष्य में जो दैवत्व आना चाहिए, यानी कि देव जैसा, परमात्मा के जैसा बनने का प्रयत्न जो करना है, उसका काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव, यानी कि एक दूसरे को हराने में ही लगा हुआ है। और ये पूरा समय अपना जो कीमती समय है वो ऐसे आत्मघाती होने में ही वो पसार कर देता है, यानी कि जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। वैभव यानी समृद्धि, सुख, इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। यानी कि मनुष्य को जो काम करना है वो करता नहीं है, और गलत रास्ते पे जाकर उसने ये गलत कार्य करके अपने जीवन को भी और अपने आसपास वाले लोगों को भी परेशान किया है। पृथ्वी को स्वर्ग बनाने का जो स्वप्न है वो भी नष्ट कर दिया है। ये पूरा भावार्थ इस कविता में दिखाई देता है। कवि आगे कहते हैं कि काव्य के साथ हमें उसे समझते हैं कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, अनगिनत बस्तियाँ जिसकी गिनती न की जा सके इतनी, मन मेरी ही बस्ती क्या, दब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या, बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं, दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा, जाने कब तक गा भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता तो गम क्या, गम तो क्या, हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए,
कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़ मानव कर रहा आत्मगात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। कवि ने यहाँ पे ये जो सारी बातें बताई है कि जगत कौन सी परिस्थिति में है और उस परिस्थिति के माध्यम को देखते हुए वास्तविकता का दर्शन हमारे सामने कवि ने किया है। कवि कहते हैं कि उजड़ रही अनगिनत बस्तियां, यानी कि जिसकी गिनती न की जा सके ऐसी असंख्य बस्तियां उजड़ रही है, यानी कि नष्ट हो रही है। मनुष्य जाति खत्म होने के तौर पर किनारे पे खड़ी हुई है। तो कवि अपने मन से प्रश्न पूछते हैं कि मेरी ही बस्ती क्या, यानी कि मेरा जो अस्तित्व है वह कुछ भी नहीं है। और आगे कहते हैं कि यानी कि उस बस्ती के साथ मैं भी नष्ट हो जाऊँ तो कोई गम या कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं उसी के प्रवाह में ही बहने वाला हूँ। सारी बस्ती यानी कि उसमें कवि भी आ गया। दब्बों से मिट रहे हैं देश जब, दब्बों से मिट रहे हैं यानी कि कलंक, बुरे कार्य करने से जो हमारी इमेज में जो दरार पड़ गई है, इमेज माइनस हो गई है, हमारी जो अच्छाई है वो खत्म हो गई है। तो इस दब्बा का मीनिंग यहाँ पे कवि ने इस तरह से लिया है कि हमने जो बुरा काम किया है उससे हमारे कैरेक्टर पर जो दब्बा लगा है, हमारे व्यक्तित्व पर, उसकी बात की गई है। तो इस दब्बों से मिट रहे हैं देश, यानी कि देश की जो अच्छाई थी वो अब अच्छाई रही नहीं है। तो मेरी ही हस्ती क्या, यानी हस्ती यहाँ पे बस्ती और हस्ती दोनों अस्तित्व के अर्थ में लिए गए हैं। तो कवि कहते हैं कि मेरी ही हस्ती क्या, यानी कि मैं भी मिट जाने वाला ही हूँ। बरस रहे अंगार गगन से, युद्ध का माहौल कवि ने यहाँ पे बताया है कि युद्ध के दौरान कोई किसी का होता नहीं है, यहाँ भी बताया गया है। तो ये अंगार गगन से बरस रहे हैं, धरती लपटे उड़ रही, यानी कि चारों तरफ से, धरती से, अवकाश से, गगन से, आसपास से ये पूरा वातावरण मानवताहीन हो चुका है। निगल रही जब मौत सभी को निगल रही है, यानी कि सब मौत के मुख में जा रहे हैं। तो अपनी ही क्या जाए कही, यानी कभी कहते हैं कि अपनी भी मौत आने वाली ही है, उसके साथ में भी मुझे भी वो मौत निगल लेगी, निगलना, खा जाना। दुनिया भर की दुख कथा है, कवि कहते हैं कि दुनिया भर की दुख कथा है। दुनिया भर की कथा कौन सी है, सबसे ज़्यादा दुख है, ऐसा लोगों का मानना है। ज़्यादातर हम जो ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष है, दुख है, वो तो होता ही है, लेकिन उस संघर्ष को दूर करके हम दुख को दूर कर सकते हैं। यानी कि हमें कुछ काम तो करना ही है, सुख प्राप्त करने के लिए। कुछ करते नहीं है तो दुख आता ही है, ये यहाँ पे बताया है। तो दुनिया भर की कथा कौन सी है, दुख। सभी अपने दुख को ही जताए रहते हैं। तो मेरी ही क्या करुणा कथा, तो कवि कहते हैं कि मैं अपनी कथा कहूँ तो वो भी करुण कथा ही होगी, क्योंकि दुनिया के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। जाने कब तक गांव भरेंगे इस घायल मानवता के, यानी कि मानवता रूपी हमारे शरीर में जो मानवता का होना, लेकिन मानवता खत्म होती जाती है, यानी कि मानवता घायल हुई है, उस घायलता के गांव कब भरेंगे, यानी कि मानवता सभी में कब आ जाएगी, ऐसा कवि ने प्रश्न किया है।
वो हमें पता नहीं, ऐसा कवि कहते हैं। जाने कब तक गांव भरेंगे इस घायल मानवता के, मानवता घायल हो चुकी है। जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, यानी कि सभी ने जो समानता के सपने देखे थे उस स्वप्न को कब पूरा करना है, कब पूरे होंगे, ऐसा कवि प्रश्न करते हैं। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, यानी कि समस्या पूरी दुनिया पे आ चुकी है। मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, यानी कि मुझ पे जो भी व्यथा आई है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया व्यथा में ही डूबी हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरा दुख, मेरी करुणा, मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा, मेरी वेदना ये कुछ भी नहीं है। खोल रहे है 7 समुंदर, यानी कि पूरा विश्व खोलना यानी कि उबालना, यहाँ पे डूबी जाती है दुनिया, और उस समुद्र में, 7 समुद्र में पूरी दुनिया डूबी जा रही है। ऐसा कवि को एहसास होता है कि अब दुनिया, जगत, विश्व वो खत्म होने के किनारे पे है, कगार पे है। तो ज्ञान थाह लेता था जिससे, यानी कि कवि कहते हैं कि जिस जगत से, जगत के लोगों से मैं ज्ञान थाह लेता था, ज्ञान का थाह लेना, ज्ञान की गहराई को माप लेता था, उस नापने की बात की गई है कि ज्ञान थाह लेता था, यानी कि ज्ञान को नाप लेता था, समझ लेता था, उसकी गहराई को समझ लेता था। वो दुनिया आज क्या कर रही है, गर्क हो रही है, यानी कि गर्क होना, नीचे जाना, डूब जाना उस 7 समुद्र में, समुद्र में वो डूबी जा रही है। डूब रही हो सब दुनिया, यानी कि दुनिया सब डूब रही है, तो जब मुझे डूबता गम तो क्या, यानी कि मैं भी उसके साथ डूब जाऊँ तो कोई गम या दुख नहीं है। हाथ बने किस लिए, कवि ने प्रश्न किया है कि हाथ किस लिए बने हैं। करेंगे भू पर मनुष्य स्वर्ग निर्माण, मनुष्य को पृथ्वी को स्वर्ग बनाना है, इसलिए ही भगवान ने हमें हाथ दिए हैं, तो ये काम हमें करना है। लेकिन और आगे भी कहते हैं कि यानी कि मनुष्य यानी मनुष्य, भू यानी पृथ्वी, तो स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हमें हाथ दिए गए हैं भगवान के माध्यम से। और बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, बुद्धि का हमें ऐसा उपयोग करना है कि जड़ता जो हमारे संसार में व्यापी हुई है, व्याप्त है, जड़ता यानी कि अनकॉन्शियसनेस, पत्थर के जैसा होना। कई लोग ऐसे हुए पत्थर के जैसे होते हैं, उस पर कुछ असर होता नहीं है या वो कुछ काम करते नहीं है, बस ऐसे पत्थर की तरह स्थिर, उसका कोई जीवन परिवर्तन हमें दिखाई देता नहीं है, प्रगति कोई दिखाई देती नहीं है। वैसे लोगों में, मानव जग के में जो जड़ता है, उस जड़ता में प्राण डालने के लिए बुद्धि भगवान ने दी है। तो इस बुद्धि का उपयोग हमें ये जड़ता को दूर करने के लिए दिया गया है। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या, यानी कि रुख यानी वर्तन, सभी का वर्तन उल्टा हो गया है, यानी कि जो मानवता की बात की जाती है उससे विरुद्ध अमानवीय वर्तन दिखाई देता है, यानी कि उल्टा वर्तन हो चुका है। तो मेरा भी उल्टा पासा, यानी कि मेरा भी वर्तन उल्टा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मानव को ईश्वर बनना था, मनुष्य का जीवन दे कौन सा है, परमात्मा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा के जैसा बनने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। ऐसा कवि कहते हैं, निखिल सृष्टि वश में लानी, और परमात्मा के जैसा बनकर हमें समग्र विश्व को अपने अंकुश में रखना है। और ये काम जो करना था, लेकिन निखिल यानी समग्र, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, यानी कि मनुष्य ने क्या किया कि अपना जो सही काम करना है वह छोड़ दिया, और ये अधूरा काम छोड़कर वो क्या कर रहा है, अपने आप को ही मारने का प्रयत्न, आत्मघात, अपने आप को ही मारने का प्रयत्न वो कर रहा है। ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञान का सही उपयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है। सब झूठे हो गए, विपरीत परिस्थिति, सब झूठे हो गए निशाने, यानी कि ध्येय, अपना गोल जो सही प्राप्त करना था वो झूठा हो गया, गलत हो गया। तुम मुझसे छूटे तो क्या, और मेरा भी निशाना चुक गया तो भी कुछ गम
नहीं है। एक दूसरे का अभिभव कर, हमें क्या करना है, एक दूसरे का अभिभव यानी कि एक दूसरे को जिताना है। हारने की बात यहाँ पे नहीं ली गई है, सब जीत जाए। तो एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हम एक नए संसार की नई शुरुआत करने की बात कवि कहते हैं। भव यानी संसार, एक नए संसार की रचना करने की बात है कि है संघर्ष निरत मानव। ये जो करना था नए युग की रचना करने की है, लेकिन मानव क्या है, संघर्ष निरत। मानव तो अपने जीवन में संघर्ष के में डूबा हुआ है, निरत यानी डूबा हुआ, संघर्ष में ही डूबा हुआ है। किस तरह, फूक जगतगत वैभव को, उसने जगत के वैभव सुख समृद्धि को फूक डाला है और संघर्ष में डूब गया है। तहस नहस हो रहा विश्व, तो मेरा अपना आपा क्या। जब पूरा विश्व ही तहस नहस हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो मेरा अपना आपा क्या। कवि ये कहते हैं कि मेरा भी कुछ अस्तित्व रहेगा नहीं, मेरा भी अंत, मैं भी इसमें नष्ट हो जाऊंगा, तो भी कुछ दुख नहीं है, क्योंकि कवि भी एक संसार का ही एक भाग है। पूरा संसार जो इस तरह से गलत रास्ते पे जा रहा है, तो कवि भी कुछ कर सकते नहीं है। तो यहाँ पे कवि ने जगत की वास्तविकता को, मानवता जो नष्ट हो चुकी है, मानवीय वर्तन हो चुका है, उसकी बात बताई है। और संघर्ष के साथ जो लोग जी रहे हैं, ज़्यादातर ऐसा भी कह सकते हैं, तो ये भी कवि ने यहाँ पे इसके माध्यम से भी कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन की जो व्यथा है वो तो कुछ भी नहीं है। यानी कि अपने दुख को दूर करने के लिए हमें दूसरों के दुख को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे हमारे दुख को लोगों से कहने से दुख दूर होते नहीं है। यानी कि ये सारी परिस्थिति को समझने की बात कवि ने यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे काव्य पूरा होता है और इसका शब्दार्थ और टिप्पणी काव्य के साथ हमने समझ ली। मुहावरे गर्क होना, डूब जाना, उसकी बात हो गई। तहस नहस होना, नष्ट होना। पासा उल्टा पड़ना यानी परिस्थितियाँ विपरीत होना। स्वाध्याय, तो इस स्वाध्याय के साथ अपनी नोटबुक या वर्कबुक में उसको लिखना है, तैयार भी करना है। प्रश्न के आंसर, संक्षेप में उत्तर, सविस्तार उत्तर, एक एक वाक्य में उत्तर, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण, एक्सप्लेन द पोएम्स लाइन, विरोधी शब्द, समानार्थी शब्द। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे काव्य पूरा होता है। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।